रहिएगा, क्लास बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। तो सभी लोग तो पहले तो क्लास को अपनी शेयर कर देंगे। खैर, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास पे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दिया गया है कि ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए करा जाता है। देखो कई बार हम लोगों ने सुना भी होगा, है ना। ईसीजी है क्या? अगर ईसीजी के बारे में बात करते हैं तो एक तरीके का क्या होता है, टेस्ट होता है। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, और टेस्ट भी किसका होता है? तो हृदय से रिलेटेड जो भी यहां पर क्या रहती हैं, बीमारियां रहती हैं, उसके लिए यहां पर क्या होता है, ईसीजी टेस्ट होता है। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या दे रखा है कि किन देशों ने यहाँ पे मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में यहाँ पर भाग लिया था। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो मालाबार में जो भी यहाँ पे अभ्यास हुआ था, वहां पर किन देशों ने यहाँ पर भाग लिया? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है? बैंक दर, सरकारी व्यय, या फिर कर, या फिर लाइसेंस फीस। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो राजकोष नीति का साधक नहीं बनता है। ठीक है, एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि राजकोष नीति होती क्या है। राजकोष सभी को पता होगा, पहले के समय पर भी हम सुनते आ रहे हैं कि हाँ सर, अगर राजकोष की बात होती है तो बड़े बड़े राजाओं का क्या होता था, राजकोष होता था। कल को अगर प्रजा पे कोई दिक्कत आ जाए तो कहां से पैसा निकाला जाता था? वो पैसा आपका राजकोष से निकाला जाता था। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ये हमको सभी को पता है ना। आपका जितना बैंक के आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो सारे के सारे आपके राजकोष के अंदर आते हैं। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। सरकारी जो भी आपका व्यय होता है, जो भी सरकारी चीजें यहाँ पे खर्चे निकल के आ जाते हैं, या फिर जो भी हमारे टैक्स हमें मिलता है, सारा का सारा राजकोष में जाता है, कर भी। लेकिन ये जो लाइसेंस की फीस है ये हमारा राजकोष में नहीं आता है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से सभी को पता होगी। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरी चीज यहां पर समझो कि राजकोष की जो नीति होती है, ठीक है ना, अगर हम लोग राजकोष की नीति के बारे में यहां पर बात करते हैं तो ये किसके अंदर में आता है? ठीक है, राजकोष की जो नीति होती है एक तरीके से पूरी की पूरी रिजर्व बैंक के उसमें आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है, मूल लागत जो है किसके बराबर होती है? अगर मूल लागत के बारे में हम लोग बात करते हैं तो परिवर्ती लागत की प्रशासनिक लागत का योग जो है वो यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक, अगला है संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, या फिर समाजवादी। अगर हमने अपना पूरा संविधान यहाँ पे पढ़ा तो हमने वहां पर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से जाना कि हमारा जो देश है वो कैसा देश है। हालांकि हमारे देश में बिल्कुल ही धर्मनिरपेक्ष है, सारे ही धर्म यहाँ पे रहते हैं, लोकतांत्रिक है, समाजवादी भी है, लेकिन इन सभी को जो साथ में लेके चलता है वो होता है संप्रभु। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? संप्रभु बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये संप्रभु शब्द जो है जो भारत को यहाँ पर क्या बनाता है, पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता वाला देश बनाता है, सर्वोच्च शक्ति वाला देश भी बनाता है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर याद रखना। इसका मीनिंग क्या है? देखो, इसका सबसे बड़ा जो संप्रभु का मीन्स होता है, अगर आज हम आपसे ये पूछने बैठ जाते हैं कि आप किस चीज पे यहाँ पे उतरोगे, कल को अगर आपकी आजादी को रोक दिया जाए तभी आप यहां पर क्या करोगे, विद्रोह करोगे। कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। और अगर हम इतिहास को उठा के देखें तो वहां पर भी क्या हुआ है, अधिकतर आपकी आजादी को रोका गया है। ठीक है, जब भी हमारी या किसी की आजादी को रोका जाता है तो वो व्यक्ति क्या आ जाता है, विद्रोह में आ जाता है। और कहने का यहाँ पे आसान भाषा में मतलब भी यही बनता है कि संप्रभु का जो आसान भाषा में जो मतलब होता है वो सर यही होता है कि आंतरिक और बाहरी रूप से यहाँ पे कोई व्यक्ति क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ठीक है, उसको पूरी तरीके से क्या मिला है, फ्रीडम मिला है। बोलेंगे सर ऐसे व्यक्ति को हमारा क्या बोला जाता है, तो ऐसे ही लोगों को, ऐसे व्यक्ति को तो नहीं, ऐसे ही देश को हमारा संप्रभु देश भी बोला जाता है ना। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ हमारा कौन सा भाग जो है वो हमारा संबंधित होता है? इस चीज को याद रखना अच्छे तरीके से कि संविधान का जो भाग 4 है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, संविधान का भाग 4 हो जाता है। और कहां से लेके कहां तक हो जाता है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल से लेके, तो आर्टिकल 36 से लेकर आपका आर्टिकल 51 तक। ठीक है, राजनीति निर्देशक सिद्धांत सारे के सारे इसके अंदर हो जाते हैं। और कौन सा भाग रहता है, भाग नंबर हमारा 4 रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बास नृत्य होता है? मिजो लोग यहाँ पर है कौन, पहली बात यहाँ पर ये समझो। ठीक है ना, मिजो लोग के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा एक तरीके का क्या है, ये नृत्य है। और मिजो लोगों का ये परंपरागत जो नृत्य है
वो आपका कौन सा मिजो लोगों का अपना नृत्य जो है वो कौन सा है, उडोहा है, मोइशाई है, चेराब है या फिर आलियोट्टू है। एक चीज को याद रखना, चेराब जो है मिजो लोगों का क्या हो जाता है, नृत्य हो जाता है, परंपरागत नृत्य हो जाता है, जो कि किसके साथ में होता है, बांस के साथ में होता है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, ये जो भी नृत्य है, ठीक है, इस चीज को भी यहां पर याद रखना, नृत्य जो है वो किसी भी साल, ठीक है, हमारा जो साल होता है उस साल की सदी, मतलब जैसे कि आप ये भी समझ सकते हो किसी साल की पहली में, ठीक है, स्टार्ट में ही क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर करा जाता है, मतलब हाँ ठंड के माह में ये जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक। बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की एक पहल है, इंडियन गोल्ड कनेक्शन, ग्रीन वुड कलेक्शन, ग्रीन गोल्ड कनेक्शन या फिर इंडियन बंबू कनेक्शन, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रीन गोल्ड कलेक्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अमेजनी वन क्या है, अमेजन वनों के बारे में बात करते हैं तो अमेजन जंगल के बारे में सभी ने पता होगा, सभी को पढ़ा भी होगा। अमेजन जंगल है क्या, देखो है क्या, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अमेजन वन हमारे क्या हो जाते हैं, सबसे पहली बात अगर अमेजन वन के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है तो याद रखना इसको अर्थ का क्या बोला जाता है, लीवर भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हो जाते हैं। अब क्यों उष्ण कटिबंधीय, देखो सबसे पहली बात अमेजन जो नदी घाटी है, ठीक है ना, वहां के सारे जो वन है, यहाँ पे एक नदी भी है अमेजन नदी, ठीक है, सभी को पता होगा। और इनको एक तरीके से आपका क्या बोला जाता है, इनको एक तरीके से आपका सेतवास बोला जाता है, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, इनको एक प्रकार से हमारा सेतवास भी बोला जाता है, कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, क्या बोलते हैं, सेतवास बोलते हैं। यह नदी घाटी अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कहाँ पे स्थित हो जाती है, तो ये भी आप लोग को पता होगा कि सर दक्षिण अमेरिका में ये जो नदी घाटी है वो हमारी क्या हो जाती है, स्थित हो जाती है, ठीक है। दोनों ही बातें यहाँ तक क्लियर होंगी। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाता है, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों के द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था, सभी को पता होगा कि सर 1920 में क्या होता है, हमारा ये गठन जो है वो कर दिया जाता है, ठीक है। भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा स्थानीय स्वशासन जो सबसे पहले चलाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना, कब चलाया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के बारे में भी एक चीज यहाँ पर याद रखना कि बेसिकली अगर लॉर्ड रिपन को हम लोग यहाँ पर जानते हैं तो वो यहाँ पर क्या लेकर आते हैं, एक पूरा का पूरा कानून लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर याद रखना कि ये पूरा का पूरा स्थानीय स्वशासन का कानून भी आता है और ये कानून हमारा कब आता है, 18 मई 1882 में आता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि सर 18 मई 1882 में क्या आ जाता है, हमारा कानून आ जाता है, ठीक है। उस कानून का नाम क्या होता है, पहली बात कहेंगे सर उस कानून का जो नाम हमारा हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून भी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और 18 मई 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा यहाँ पर लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा थे, कबीर, रामदास, रविदास या फिर तुकाराम, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं व्यवसाय के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कबीर दास जी यहाँ पर कौन थे, एक जुलाहा थे, सभी को पता होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इन्होंने करा क्या था, इन्होंने बहुत सी चीजों पर रोक लगाई थी। इन्होंने सबसे पहले जाति प्रथा पर रोक लगाई थी, ठीक है। धार्मिक कर्मकांड जो हुआ करते थे उस पर रोक लगाई थी। मूर्ति पूजन का भी इन्होंने क्या करा था, विरोध करा था। और एक तरीके से हम लोग इनको एकाश्वरवाद भी बोल सकते हैं। एकाश्वरवाद मतलब एक ओमकार में, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब अपनी पढ़ते हैं तो उसमें कबीर के दोहे भी लिखे हुए हैं, है ना। तो दोनों ही बातों को यहाँ पर याद रखिएगा कि एक ईश्वर पर क्या करा करते थे, भरोसा करा करते थे। ऐसा नहीं है कि ये ईश्वर को डिनाई करा करते थे, कहते थे ईश्वर है नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा कहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में हमारा युमथांग घाटी जो है वो स्थित है। युमथांग घाटी के बारे में पूछा रहा, नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर हमारा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो युमथांग घाटी जो है वो हमारा कहाँ पे स्थित हो जाता है, इस चीज को याद रखिएगा कि सर सिक्किम के अंदर हमारा क्या हो जाता है, लोकेटेड हो जाता है, कहेंगे बिल्कुल ठीक है। सिक्किम के अंदर भी अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो उत्तर सिक्किम में क्या हो जाता है, लोकेटेड हो जाता है, ठीक है। और इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, फूलों की घाटी भी कहते हैं। तो कल को अगर आपसे ये मान लो पूछ लिया जाए कि फूलों की जो घाटी है वो यहाँ पर क्या है, तो ये याद रखना कि फूलों की घाटी भी इसका दूसरा नाम हो जाता है, ठीक है। अगला देखो, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। ऑस्कर अवार्ड के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो पहले भारतीय कौन है यहाँ पर, या फिर कौन थे, तो भानु अथैया जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पहले व्यक्ति हो जाते हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था, ठीक है। ऑस्कर वही वाला अवार्ड है जो आपने एक मूवी देखी थी अक्षय कुमार वाली, है ना, उसमें ऑस्कर को लेके पूरी की पूरी मूवी के अंदर एक मूवी आपकी बना दी जाती है ना।
कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अगला देखो यहां पर क्या है, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर राजवंश के बारे में सब जानते होंगे कि भाई कहां है कहां नहीं है, विजयनगर के बारे में सभी को पता होगा। और विजयनगर राजवंश की जो राजधानी है वो आपकी किसके किनारे पर हो जाती है? तो तुंगभद्रा के किनारे पर ये नदी हो जाती है। ठीक, क्लियर है। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केरल में या फिर दिल्ली में? विश्व का सबसे बड़ा जो गोल गुंबज है वो हमारा कहां पे स्थित हो जाता है? तो ये हमारा कर्नाटक के अंदर स्थित हो जाता है। ठीक है। अगला देखो यहां पर क्या है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के शासकों का कालानुक्रम जो है बिल्कुल सही। बहुत अच्छे तरीके से हमको पता है कि सबसे पहले चंद्रगुप्त आए, फिर बिंदुसार आए, फिर अशोक आए, फिर हमारे बृहद्रथ आए। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? तो सभी को क्लियर होगा कि सर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो हमारा क्या हो जाता है? यकृत हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है? यकृत। और इसके बारे में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.5 से लेके 2 किलो का इसका क्या हो जाता है? वेट हो जाता है। ठीक है, किसके अराउंड होता है? 1.5 kg से लेके 2 kg के बिटवीन में इसका वेट होता है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? मूल्य विधृत विधि, आय विधि, निवेश विधि या फिर व्यय विधि? ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा मूल्य विधृत विधि जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, किस भारतीय राज्य ने 1 जून 2024 को अपनी कक्षा आईसीटी पाठ्य पुस्तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सीखने की शुरुआत की? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल? तो सभी लोग को पता होगा कि 1 जून 2024 से स्टार्ट हुई थी, वो भी कक्षा 7 में। और एआई के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले किसके द्वारा स्टार्ट करा गया? तो केरल के द्वारा ये जो है वो हमारा स्टार्ट करा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने किस पे? हिंदी के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे। देखो 4 विकल्प हमारे दिए गए हैं और अच्छा विलोम हमें बताना है। आस्था का विलोम शब्द यहां पर क्या होता है? सभी को पता होगा कि हाँ सर हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। देखो एक व्यक्ति की यहां पर क्या है? आस्था जुड़ी हुई है। हमने सुना भी है एक व्यक्ति बहुत करता है, क्या करता है? आस्था रखता है, जीवन जो है अपना पूरी तरीके से आस्था से ही चल रहा है, किसी से ना द्वेष है ना किसी से वैर है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे व्यक्ति की उसी का विलोम क्या हो जाता है? अनास्था हो जाता है। ठीक है, क्लियर होगा। अपमान अगर किसी का हुआ है तो उसको सम्मान भी मिलता है। अपमान भी 2 तरीके के हो जाते हैं, एक जो अपमान योग्य है और एक जो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। ठीक है। अगला देखो यहां पर क्या दिया गया है। चलो यहां पर से देखो रीजनिंग का सेशन, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से रॉन्ग हो चुका है इसमें। चलो कोई बात नहीं, जितना है उतना ही इसको देखो। यहां पे अगर हम लोग रीजनिंग के सेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने पहले ही दिया गया है, इस शब्दकोश को क्या करना है? इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पे यहाँ पे लगाना है। सबसे पहला हमारा देखो क्या है, अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे तो INV तो सभी में दे रखा है, INV, INV, INV और INV। अब क्वेश्चन क्या है कि एक जगह हमको ए दिया गया है, एक जगह हमको ई दिया गया है, एक जगह हमको ओ दिया गया है, एक जगह ई दिया गया है, एक जगह आई दिया गया है। इन सारी ही बातों में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर पहले नंबर पर ए वाला आएगा, तो मतलब हमारा यहाँ पर क्या है? ये जो 4th वाला प्लेस है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इन वेरिएबल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? इन वेरिएबल जो है वो हमारा यहाँ पे 1st प्लेस पर आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक नहीं होगा? बोलेंगे सर बिल्कुल कोई डाउट यहां तक नहीं है। ठीक है ना। चलो इसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखते हैं 4th प्लेस पर हमारा इन वेरिएबल आ गया। इन वेरिएबल के बाद यहां पर देखो हमारा क्या आता है, तो अगर इन वेरिएबल के बाद हम लोग देखेंगे तो सर ई वाला हमारा आ जाएगा। ई वाले तो 2 दे रखे हैं और इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो ABCD को अगर आप लोग काउंट करना बैठोगे तो N पहले आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे 2nd प्लेस पर हमारा क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर? इन्वेंट्री जो है वो हमारा 2nd प्लेस पर आ जाएगा। तो पहले ठहरा 4, फिर ठहरा 2, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पे आसान भाषा में सही आंसर होगा। इसके बाद कुछ भी हो, ठीक कहेंगे बिल्कुल ठीक। जैसे यहां पर क्या दे रखा है? दिए गए क्रम के अनुसार अगले 2 अक्षर आपको बताने हैं, CE, ठीक है, BE, सॉरी यहां पर पॉइंट नहीं है, BCEHL, उसके बाद के 2 क्रम आपको बताने। देखो अगर हम यहां पर उतार देते हैं BCEHL,
और यहां पर क्या याद रखेंगे, दो क्रम हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। अब दो क्रम कैसे हम लोग यहां पर ज्ञात करते हैं भाई, देखो बी से सी तक गए तो प्लस का 1 हुआ, सी से ई तक गए तो हमारा क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ, ई से एच तक गए तो प्लस का क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, और एच से एल तक जाएंगे तो क्या हो रहा है हमारा, प्लस का 4 हो रहा है। तो एल से हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 5 करेंगे, और एल से जैसे ही हम लोग प्लस का 5 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा। इन ऑप्शन में जरा नजर मारो, कहां पे क्यू वाला ऑप्शन है, बोलेंगे सर सी में हमारा क्यू वाला ऑप्शन है, बस यही हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हमारी क्या है, प्रश्न आकृति है, और इस प्रश्न आकृति में हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सी उत्तर आकृति जो है इस प्रश्न आकृति के अंदर छिपी हुई है, ठीक। देखो अगर हम यहां पर बात करते हैं डी वाली आकृति को देखते हैं, ये जो हमारी डी वाली आकृति है यही हमारी क्या है, इसमें प्रश्न आकृति में छिपी है। कहां पे कैसे छिपी, इतना सा समझ लो, ठीक है। अच्छा अच्छा, पूरा करने वाला देख रहे हैं, हाँ ठीक है। हाँ, पूरी कौन सी करती है, तो अगर हम यहां पर देखेंगे कि सर इसको हम लोग यहां तक क्या कर देंगे, इस तरीके से बंद कर देंगे, ठीक है ना, क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे, और ये यहाँ पे लाके इसको क्लोज कर देंगे, तो डी वाली जो आकृति है वो हमारी क्या करती है, इसको पूर्ण करती है। ये आपकी इस शेप में जा रही है, ठीक है। यहां पर इन दोनों शेप में अगर देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंगुलर टाइप है, यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है, तो ये दोनों तो आपकी हो नहीं सकती है, ठीक है, और ये आपकी होने से रही। इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सीधे तो बंद ही नहीं हो सकती है, तो बची कौन सी आपकी डी वाला जो है, यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न आकृति है, कौन सी उत्तर आकृति में हमारी छिपी हुई है, बहुत आसान है सर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसको इस तरीके से ले गए, ये हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक, ये अगर हम यहाँ पर ले गए इसको इस तरीके से ले गए और ये हमारा यहाँ पे ब्लॉक हो गया, तो मतलब हमारा क्या है, ये डी में क्या हुआ है आपका, छिपा हुआ है, कौन सा, प्रश्न आकृति जो है, ठीक। अगला देखो यहाँ पर क्या है, अब इस पर आ जाते हैं। कथन देखो हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ तारे ग्रह हैं, थोड़ा मिस्टेक है इसमें, हाँ। कथन अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो पहला कथन है कुछ तारे जो हैं वो हमारे ग्रह हैं, ठीक है ना, कुछ ग्रह जो हैं वो हमारे धूमकेतु हैं, कुछ ग्रह जो हैं वो हमारे धूमकेतु हैं। उसके बाद निष्कर्ष ये दोनों दे रखे हैं, कुछ धूमकेतु आपके ग्रह हैं, कुछ ग्रह हमारे धूमकेतु हैं। अब यहां पर अगर हम लोग इस हिसाब से देखेंगे तो कुछ तारे यहां पर क्या बोले जा रहे हैं, ये हमने मान लिया तारे हैं, ठीक है। कुछ तारे हमारे यहाँ पर क्या बोले जा रहे हैं, ग्रह बोले जा रहे हैं, ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है, तो हमारा ग्रह बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ ग्रह हमारे धूमकेतु भी बोले जा रहे हैं, तो कुछ ग्रह जो है वो हमारे यहाँ पर क्या बोले जा रहे हैं, धूमकेतु भी बोले जा रहे हैं। कुछ धूमकेतु के आपके ग्रह हैं, बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। सभी तारे के आपके धूमकेतु हैं, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो केवल निष्कर्ष हमारा पहला बार अनुसरण कर रहा है, बस, ठीक, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, किसी कोड लैंग्वेज में लेम का रिलेशन ओ एक्स पी बी से दे रखा है, ठीक है। लेम का रिलेशन किससे दिया गया है, ओ एक्स पी बी से दिया गया है। ट्री का रिलेशन हमारा यहां पर क्या पूछा जा रहा है। अब कैसे है ये, अगर हम यहां पर बात करते हैं LAME, ठीक है ना, उसके बाद में OXPB कहेंगे, बिल्कुल ठीक। अब यहां पे बड़े ध्यान से देखो कि L से O तक गए तो कितना हुआ, प्लस का 3 हुआ, कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। A से X तक गए तो कितना हुआ, माइनस का 3 हुआ। M से P तक गए तो प्लस का 3 हुआ, और E से B तक गए तो माइनस का 3, +3 -3 +3 -3, यही तो पूरा प्रोसेस है। अगर हम यहाँ पे ट्री को देखते हैं, ये क्या हो जाता है, हमारा ट्री हो जाता है। टी में अगर प्लस का 3 करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। इसके आगे तो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि W से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, बस यही हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पहले भी हम यही कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए इस पूरे को यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अब 3 यहाँ पे आपको बताने हैं सेम है, और एक जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है, उस डिफरेंट वन को हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या दे रखा है, 21 का स्क्वायर तो 441 नहीं होता, बोलेंगे सर बिल्कुल होता है। ये सारे के सारे हमें एक स्क्वायर दे रखे हैं, सिवाय हमारा 481 को छोड़ के, ये किसी का भी हमारा स्क्वायर यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताएंगे कि हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो सकता है, ठीक है ना। चलिए
कोई ऐसा नहीं बहुत भयानक क्वेश्चन ये भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं। एक बात को हमेशा याद रखना, ठीक है, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं बड़े मजेदार और इंटरेस्टिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनको लगाने का बड़ा ही मन करता है। कैसे? अगर हम 6 से 12 देखें, 6 से 2, 6 दूनी 12 और प्लस का कर दें 1, तो मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 8 दूनी अगर हम लोग यहाँ पर कर दें और प्लस कितना कर दें 4, तो मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस का 4 बराबर हमारे पास हो जाएगा 20। कहेंगे बिल्कुल ठीक है। 5 को अगर हम लोग देखें तो 5 चक्कू हम लोग कर देते हैं 20 और प्लस कर देते हैं 3, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, 5 चक्कू 20 प्लस 23, तो मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर जो 1 है यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए जो है यहाँ पर सी का बेटा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है कि ए जो है यहाँ पर सी का बेटा है। अगर हम ए और सी के बीच में यहाँ पर रिलेशन देखते हैं तो ए यहाँ पर क्या बोला जाता है, बेटा बोला जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर समझ लिया कि क्या हो जाता है, ये बेटा हो जाता है। सी और क्यू दोनों बहनें हैं। सी जो है और यहाँ पर क्यू जो है, ये दोनों यहाँ पर क्या है, बहनें हैं। मतलब यहाँ पर ये तो इसका बेटा है और इधर से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये कौन हो जाती है, इसकी माता हो जाती है, और यहाँ पर ये इसका बेटा हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर मौसी हो जाएगी। यही तो होगा, बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल सही बात। जेड क्यू की माँ है। अब जेड जो है यहाँ पर क्यू की क्या हो जाती है, माँ हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे ये किसकी माँ है, सी की भी यहाँ पर माँ हो जाती है। ठीक, और ए की यहाँ पर कौन हो जाती है, नानी हो जाती है। ठीक, पी जो है जेड का बेटा है। पी यहाँ पर क्या आ रहा है, एक और करेक्टर यहाँ पर आ रहा है पी, और ये यहाँ पर क्या हो जाता है, जेड का यहाँ पर बेटा हो जाता है। कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। तो निम्न में से कौन सा कथन जो है सही, पी और ए चचेरे ममेरे भाई बहन है, बोलेंगे कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। पी ए का मामा है, बिल्कुल सही बात है, पी ए का मामा है। जब उसकी नानी का लड़का यहाँ पर ए का कौन होगा, सीधी सी बात है सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो जरा। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का रिलेशन 3:1 दे रखा है। यदि 20% लड़के 25% लड़कियां वयस्क हैं तो अवयस्क लड़के और लड़कियों की संख्या किस अनुपात में है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए अपनी पहले बुद्धि को पूरे तरीके से खोलो। देखो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तुमसे लगेगा नहीं या फिर होगा नहीं। मोस्टली अगर जीडी के अंदर सवाल देखोगे तो सिर्फ लैंग्वेज बेस होते हैं। अगर लैंग्वेज तुम्हें उनकी अच्छे से आ रही है तो इसका मतलब सवाल बहुत आसानी से आप लगा लो, है ना। मानते हो कि नहीं मानते? एक कॉलेज में लड़के लड़की का रेशियो जो है 3:1 दे रखा है। बहुत अच्छे तरीके से हमें पता है कि सर 3 रेशियो यहां पर क्या है, 1 है। ठीक है, बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, इसमें भी अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20% लड़के लड़कियां वयस्क, तो अवयस्क बताने, तो मतलब यहाँ पे अवयस्क कितना हो जाएगा, 80/100 हो सकता है कि नहीं? बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है सर, नो डाउट, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो सकता है। और 1 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू हमारा 75/100 हो जाएगा कि नहीं? हाँ या नहीं में जवाब देना। हो सकता है ना? कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। 1 0 से ही गया, 2 चौका 8, 2 पंजे हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 पंजे, हाँ 2 चौका 8, 2 पंजे 10। ठीक है, हाँ चलिए, तो कहेंगे सर बिल्कुल हमारा यहाँ तक यही हो जाएगा। इसको एक बार रफ कर देते हैं। ठीक, 100 से 100 भी अगर हमने यहाँ पर काट दिया और यहाँ पे हमें कुल कितना मिलकर बचेगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 8 रेशियो ये जो 5 है, यही हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा। अब देखो क्या है, ए और बी मिलकर एक गड्ढे को यहाँ पर क्या होता है, ये वाला ना देखते हुए यहाँ पे देखो, ये वाला देखो, यहां पर क्या है, एक मकान मालिक ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 467 और 958 रुपए में बेचा है। रुक जाना, थोड़ा मिस्टेक है इसमें। चलो ये देखो, ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए और बी जो हैं वो दोनों मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए अकेला उसको 20 दिन में। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे तब ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो,
सबसे पहली बात अगर हम लोग देखते हैं तो ए और बी मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, 1 बटा हमारा 12 हो जाएगा। ए अकेला उस काम को कितने दिन में, 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो 1 अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। तो यहां पर कितना बचेगा हमारा, 2/60 बच जाएगा। मतलब 1 बटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ए दिन में ए और बी के द्वारा किया गया काम कितना होगा, तो इन दोनों के द्वारा जो एक दिन में किया गया काम है वो कितना है, 1/20 है। ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/3 इंटू हमारे पास 2 हो जाएगा, तो मतलब 4/60, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/15। तो 15 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, x/y और y/z के वर्गों का मध्यानुपाती जो है वो हमारा क्या होगा। ठीक है, क्या बताना है, x/y, उसी के बाद में हमारा क्या दे रखा है, y/z के मध्यानुपाती हमें बताना है क्या हो जाएगा। x और y, और x/y का अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, इसका हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे वर्ग कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, x² अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा। ठीक, y/z का हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, y² अपॉन हमारे पास हो जाएगा z² हो जाएगा। ठीक, अब इन्हीं का मध्यानुपाती बताना है, इनके मध्य का जो भी अनुपात है वो हमें बताना है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x² अपॉन हमारे पास हो जाएगा y² मल्टीप्लाई y² अपॉन हमारे पास हो जाएगा z²। मध्यानुपाती मतलब रूट में हमारा ये रहेगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर y से y हमारा क्या हो जाएगा, y² कैंसिल, x² अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा, z² रूट में, तो रूट के अंदर हमारे पास कितना हो जाएगा, x अपॉन हमारे पास z। ठीक, वो भी क्या रहेगा, अभी स्क्वायर में रहेगा, जैसे ही हम लोग रूट को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, x अपॉन z जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा, x अपॉन जो हमें z दे रखा है यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक कमरा है, 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 3.3 मीटर ऊंचा। इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठेंगे यदि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन की जगह चाहिए है तो। देखो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर क्या चाहिए है, 3 घन की यहाँ पर जगह चाहिए है, तो यहाँ पे बताना है कि जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो सकता है। ठीक है, एक चीज देखो, व्यक्तियों की संख्या बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, कमरे के घनाभ का आयतन बटा 10 व्यक्तियों के लिए हवा का आयतन। ठीक है, इससे हमारा ये जो आंसर है आसानी से निकल आएगा। अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो 10 इंटू कितना कर देंगे, 8 इंटू कितना कर देंगे, 3.3, और यहां पर क्या हो जाएगा कि 3 घन मीटर की जगह में कौन कौन बैठ सकता है, बस यही होगा। अब यहां पर देखो 88, और यहां पर कितना हो जाएगा 1.1, 88 इंटू अगर हम लोग 1.1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, भाई सीधी सी बात है, 80 इंटू हम लोग कितना कर देंगे, तो 80 इंटू अगर हम लोग यहाँ पे 1.1 कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 88 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर बन जाएगा बी वाला। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये जो बी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का यहाँ पर क्या लाभ हो जाए। 240 में बेचने पर उसे क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। अगर हम लोग 240 में यहाँ पर देखते हैं, बेचने पर 10% की हानि हो रही है मतलब 90, और 20% का उसको लाभ हो तो मतलब 120, 100 कट जाएगा। ठीक है, हालांकि हम इसको ऐसे लिखते हैं 90/100, ठीक है, कितना लिखते हैं 120/100, लेकिन यहाँ पे 100 पहले ही कट गए। ठीक, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो वो वस्तु कितने में जानी चाहिए, 320 रुपए में यहाँ पर जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर, बोलेंगे बिल्कुल क्लियर। तो हिंदी के 20 सवाल जैसे आपके एग्जाम में आएंगे, उसके अलावा जीके प्लस करंट अफेयर के पूरे 20 सवाल, और उसके बाद साथू रीजनिंग के ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे और मैथ के ऐसे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप थोड़ा भी चाहते हैं कि सिलेक्शन इस बार आसानी से हो जाए तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देख लीजिएगा, यहां से आपका पेपर फंसेगा। ठीक है ना, चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले इसमें टारगेट बनाइए कि भैया कम से कम 11 से 12 या 13 सवाल
तो सही करके जाइएगा आप लोग यहां पर हिंदी के सेक्शन में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आप मुझे बताइए आकर्षक कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है, और जिनका ऑप्शन नंबर ए आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? उसको उर्वर कहते हैं साथियों, क्या उसको बंजर कहते हैं, बेजान कहते हैं साथियों, या उसको कटीली कहा जाता है? उसको उर्वर कहा जाता है। जो भूमि उपजाऊ हो ना उसको उर्वर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं जो भूमि अनुपजाऊ हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको बंजर कहा जाएगा। तो ये दो शब्द आप लोग याद रखेंगे और इन दोनों शब्दों के अर्थ भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि शुद्ध का विलोम आप लोग बताइए क्या हो सकता है। तो शुद्ध की अगर हम बात करें, देखिए शुद्ध का विलोम क्या पवित्र होगा या विरुद्ध होगा या गलत होगा या अशुद्ध होगा? तो मैं कह सकता हूं, देखिए अगर आपसे पूछा जाए क्या कि पवित्र का विलोम क्या होता है, तो इसमें छोटा आ लगा दो, अपवित्र हो जाएगा साथियों पवित्र का विलोम। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों गलत का विलोम क्या होता है? सही होता है ना। और शुद्ध की अगर बात करते हैं तो शुद्ध का विलोम तो अशुद्ध हो जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहने कि कम खाने वाले के लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है? कम खाने वाले के लिए, देखिए जितने लोग भी साथियों लाइव वॉचिंग कर रहे हैं यहां पर एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। कम खाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? तो उसको तो साथियों अल्पाहारी कहा जाता है, जो कम खाता है। अच्छा, जो मांस खाता है उसको मांसाहारी कहा जाएगा, जो फल और सब्जी वगैरह खाता है उसको साथियों शाकाहारी कहा जाएगा, और जो सब कुछ खाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वाहारी होगा, और जो कम खाता हो उसको साथियों अल्पाहारी कहेंगे। तो यहां से 4 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाते हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए एक शब्द दे रखा है साथियों हिम, और इसका पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। तो हिम का इसमें से कौन सा पर्यायवाची हो सकता है मुझे बताइए? वायु कहेंगे, जल कहेंगे, अग्नि कहेंगे, बर्फ कहेंगे? मैं कहूंगा साथियों हिम को तो हम लोग बर्फ कहते हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा, वायु के पर्यायवाची आप लोग याद कर लेंगे। देखिए वायु को साथियों क्या कह सकते हैं? वायु को साथियों हवा कहते हैं। उसके अलावा वायु को हम लोग समीर भी कहते हैं, और वायु की अगर बात करें वायु को साथियों अनिल भी कहा जाता है, और वायु की अगर बात करें तो वात भी कहते हैं, और वायु को साथियों पवन भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर जल की बात करते हैं तो जल को साथियों वारी कहते हैं। जल की अगर बात करते हैं जल को नीर कहा जाता है, जल को जीवन भी कहा जाता है ना। ये इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा अग्नि की अगर बात करें तो अग्नि को भाई साहब पावक कहा जाता है, अग्नि को दहन कहा जाता है ना, और अग्नि को अनल कहते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि अग्नि को आग भी कहा जाता है। तो इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए फटाफट मुझसे पहले आप अपना आंसर देते जाइएगा। जैसे कि ये सवाल है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, तो इसमें प्राकृतिक आपको बताना है कैसे लिखा जाता है। तो मैं तो कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है प्राकृतिक ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि क्रय का साथियों विलोम क्या हो सकता है बताइए? क्रय की अगर बात करें, देखिए निर्यात का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो आपको आयात बताना है, निर्यात का विलोम आयात हो जाएगा। बंधन की अगर बात करें तो बंधन का विलोम क्या होता है साथियों? मुक्ति होता है, ठीक है ना। उसके अलावा अहित की अगर बात करें तो छोटा आ हटा दीजिए, हित का विलोम अहित हो जाएगा और अहित का विलोम हित हो जाएगा। लेकिन क्रय की अगर बात करें, क्रय का विलोम साथियों विक्रय होता है। विक्रय का मतलब होता है बेचना और क्रय का मतलब होता है खरीदना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसका कोई नाथ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? चलिए देखिए, जिसका कोई नाथ ना हो यानी कि जिसका लालन पालन करने वाला ना हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको अनाथ कहा जाएगा। राइट आंसर अगर आपको ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि हिंदुत्व कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, जैसे सी में लिखा हुआ है, जैसे डी में लिखा हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में हिंदुत्व लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक ऐसे ही लिखा जाता है। जितने भी क्वेश्चन है साथों सारे के सारे टॉप लेवल के क्वेश्चंस में लेकर आया हूं आपके एग्जाम के लिए। बहुत जरूरी क्वेश्चंस है। मैं कहूंगा ये एकमात्र क्लास आपको बहुत सारे नंबर गेन करवा के देगी, इसलिए इस वीडियो को बहुत सीरियसली आपको देखना है ना। अभी हिंदी चल रही है, फिर जीके चलेगी, उसके बाद करंट अफेयर चलेगी, उसके बाद साथियों फिर रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। चलिए तो साथियों थोड़ा सा आराम से आप लोग बैठ जाएंगे। समुद्र की अगर बात करें, समुद्र का पर्यायवाची आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो समुद्र का पर्यायवाची मेघ थोड़ी ना होता है, परिधि भी नहीं होता है साथियों, नीरधि होता है। समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों? नीरधि हो जाएगा। उसके अलावा समुद्र को साथियों हम लोग वारिश भी कहते हैं, समुद्र को वारिश भी कहा जाता है। और समुद्र की अगर बात करें तो पयोधी भी कहा जाता है, पयोधी भी कहते हैं साथियों समुद्र को, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहने के कुएं का मेंढक, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है? कुएं के अंदर रहने वाला मेंढक,
मूर्ख, कुएं का मेंढक ज्ञानी को कहते हैं, या सीमित ज्ञान वाले को? बिल्कुल सातु, सीमित ज्ञान वाले को कहा जाता है। मान लीजिए सातु ये एक कुआं है ना, और ये एक कुआं है और यहां पर सातु कौन बैठा है? एक मेंढक बैठा मान लीजिए। तो इस मेंढक को लगता है जो, अब देखिए यहां पर यानी कि ये जो एरिया है, मेंढक को लगता है कि जितना मुझे आसमान दिख रहा है ना, एक्चुअल में उतना ही आसमान है, लेकिन उसको नहीं पता कि अगर वो बाहर आएगा तो आसमान उससे हजारों करोड़ों गुना बड़ा है। लेकिन इसको तो यही लगता है सातों कि भाई बहुत छोटा सा आसमान है, इतना आसमान है। तो इसलिए कहा जाता है कुएं का मेंढक है, यानी कि बिल्कुल सीमित ज्ञान है, बहुत कम ज्ञान है, इसलिए सही जवाब आपका डी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? सातु बताइए। तो जिसे जाना ना जा सके उसको तो सातु हम लोग आगे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? आगे कह सकते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहा जा रहा है कि उदय का सातु विलोम क्या हो सकता है? बताइए। उदय का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए उत्तर का विलोम क्या होगा, तो उत्तर का विलोम आपको दक्षिण बताना है। क्या उत्तर का विलोम दक्षिण बताना है? वाचाल की अगर बात करें, वाचाल का विलोम आपको सातु मूक बताना है, ठीक है ना। चलिए, और निरस्त की अगर बात करें, निरस्त का विलोम आपको क्या बताना है? पारित बताना है। निरस्त का विलोम क्या होता है? पारित होता है। लेकिन उदय की अगर बात करें तो उदय का विलोम अस्त हो जाए। कहते नहीं है सूर्य उदय और सूर्य अस्त, तो उदय का विलोम अस्त हो जाएगा और अस्त का विलोम साथियों उदय हो जाएगा। उसके बाद देखिए तलवार सिर पर लटकी रहना, इस मुहावरे के बारे में बताइए, इसका मतलब क्या होता है? भयंकर खतरा बने रहना, तलवार से खतरा हटाना, तलवार साथ लेकर चलना, या सिर के ऊपर तलवार लटकाकर घूमना। मैं कहूंगा भयंकर खतरा बना रहना। जब भयंकर खतरा बना रहते तो कहते नहीं भाई कि तलवार मेरे सिर पर लटकी हुई है ना, कभी भी सर जो है वो जुदा हो सकता है। तो कुल मिला के राइट आंसर अगर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। उसके बाद देखिए परोक्ष का साथियों विलोम क्या होगा मुझे बताइए। देखिए अभी आपकी परीक्षा स्टार्ट नहीं हुई है, अब जब भी आपके साथियों कुछ और बहुत कम समय बाकी है आपकी परीक्षा स्टार्ट होने में, तो मेरा मानना है कि आपको जितना पढ़ाया जाए हिंदी, जितनी जीके, जितने क्वेश्चन रीजनिंग के और जितने क्वेश्चन मैथ के, क्योंकि ये अंतिम समय है और अंतिम समय में साथियों जितना पढ़ लेंगे परीक्षा वाला कंटेंट उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो मैं आपको डेली क्लासेस दे रहा हूं साथियों एसएससी जीडी 2026 के लिए। इन सारी क्लासेस को आप लोग देखिए और ये क्लासेस आपको तब मिल पाएगी जब चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको साथियों प्राप्त होता रहे। तो इसका विलोम आपको बताइए, परोक्ष का साथियों विलोम क्या होता है, एक बार फटाफट मुझे बता दीजिए। देखिए पाक्षिक का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो आपको मासिक बताना है। पाक्षिक का विलोम मासिक हो जाएगा। जिज्ञासु की अगर बात करते हैं साथियों, जिज्ञासु का विलोम पता क्या होता है? अनिच्छुक होता है। जिज्ञासु का विलोम क्या होता है? अनिच्छुक होता है। और अगर बात करते हैं परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, तो साथियों प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो आपको यह बताना है कि संस्कार कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में है, जैसे बी में है, जैसे सी में है, या साथियों जैसे डी में है। फटाफट एक बार बता दीजिए। मेरी नजर आपके कमेंट की तरफ है, आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। मैं आपके कमेंट की तरफ ही देख रहा हूं। तो मेरा मानना है जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है सातु संस्कार, ऐसे लिखा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए सातु कहा जा रहा है कि बादल का पर्यायवाची एक बार मुझे बता दीजिए। देखिए अब यहां पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, बादल के बहुत सारे सातु पर्यायवाची होते हैं। मैं आपको कुछ पर्यायवाची सातु यहां पर बतला देता हूं, वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए बादल की अगर बात करें तो बादल को सातु नीरद कहते हैं। बादल की अगर बात करें तो बादल को वारिद कहा जाता है। बादल को घन कहा जाता है। बादल को सातु जलधर भी कहा जाता है ना। और बादल को सातु मेघ भी कहते हैं। अच्छा यहां पर कमेंट एक बार देख लेता हूं सातु। यहां पर साहिल का, पारुल का, मनीष का, सलीस फातिमा का, अखिलेश सिंह का, दसन्यान का, मुस्कान का, सोना का, साहिल का, कंफ्यूज पपी का, आशीष का, आनंद, मुखिया, गुड़िया, है ना, सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा यहां पर अगर बात करें बादल के बारे में तो इसमें से जो घन शब्द है ना, ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा और यही आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अच्छा आकाश के पर्यायवाची की अगर बात करें तो आकाश को भाई साहब अंबर कहा जाता है। क्या अंबर कहा जाता है? आकाश को अंतरिक्ष भी कहा जाता है। अंबर भी कहते हैं, अंतरिक्ष भी कहते हैं। आकाश को सातु गगन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे एक खाली जगह वाला शब्द दिया गया है। वाक्य नेताजी ने बहुत ही बढ़िया वाद विवाद दिया,
प्रवचन दिया, आख्यान दिया या भाषण दिया? तो क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से होना चाहिए नेताजी ने बहुत बढ़िया भाषण दिया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहने कि सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। तो आपको यह बताना है निराकार कैसे लिखा जाता है। ऐसे लिखा जाता है? नहीं। ऐसे लिखा जाता है? नहीं। निराकार जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला, और साथियों इस सवाल को देखिए, इसके बाद जीके के क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर देखना स्टार्ट कर देंगे। कह रहे कि अभ्युदय का पर्यायवाची मुझे बता दीजिए साथियों क्या हो सकता है। अभ्युदय पता किसे कहते हैं? अवनति को, इच्छा को, आकांक्षा को, उन्नति को। अभ्युदय का पर्यायवाची इसमें से जो होगा वो उन्नति होगा, और उन्नति आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब साथियों 20 के 20 सवाल हम लोग टॉप लेवल के देखेंगे। एक तो जीके के लगभग 15 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन है साथियों करंट अफेयर के, और यही दो चीजें आपके एग्जाम में आएंगी और इसी में बच्चा फंसेगा। तो कौन कौन से सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में, एक बार आप लोग देख लीजिए। कहा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम दादा भाई नौरोजी था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ये ब्रिटिश संसद में, बहुत बड़ी बात है साथियों, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनना। और पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहने के 1529 में जो घाघरा का युद्ध हुआ, तो पहला सवाल यही बनता है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ये मुगल बादशाह बाबर, और मतलब बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर ने महमूद लोदी को, महमूद लोदी को हराया था साथियों। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। देखिए अगर बात करते हैं जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध जो हुआ था ये 1527 में हुआ था, और चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था, और घाघरा का युद्ध हुआ था साथियों 1526 में, है ना। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था ये एक बार कमेंट करके मुझे बताइए। उसके बाद देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों एम विश्वेश्वरैया की, क्या इनका पूरा नाम पता है? क्या एम का मतलब क्या है पता साथियों? मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की अगर बात करें तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे ये, मतलब इनको मिला था, और इनका जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इंजीनियर दिवस मनाया कब जाता है अगर आपसे पूछे तो 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को कोलकाता शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए लोसार उत्सव, ये बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लोसार उत्सव साथियों ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो लोसार उत्सव जो मनाती है वो मोनपा जनजाति मनाती है। कौन सी जनजाति? मोनपा जनजाति मनाती है लोसार उत्सव। अगला देखिए घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। किसने की थी साथियों? चंद्रगुप्त ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? तो साथियों अगर बात करते दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति की अगर बात करें तो कौन थे मुझे बताइए। तो यहां पर आपका जवाब देविका रानी हो जाएगा। देविका रानी आपके सवाल का जवाब होगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पता साथियों अरुणा आसफ अली के द्वारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया था वो अरुणा आसफ अली के द्वारा फहराया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एशियाई महिला कौन थी साथियों? तो इनका नाम रीता फारिया है, और रीता फारिया ने सबसे पहले ये मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एशियाई महिला बनी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो आपको ध्यान रखना है जो मेसेटर नाम की मांसपेशी होती है यह मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े के साथ जोड़ती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बन गया है?
तो साथियों आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो पता साथियों किसको नियुक्त किया गया है? इनका नाम है शॉर्ड मारिन, और शॉर्ड मारिन जो है ना, ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त हो चुके हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत कहां पर हुई है? तो आप सभी लोग जानते हैं जल्लीकट्टू जो होता है वो तमिलनाडु में होता है, तो तमिलनाडु आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं या जो भी आपके लोग मित्र हैं, जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मामादी डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो साथियों ये कहां के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? ये गिनी देश के अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। कौन? मामादी डोम्बोया इनका नाम है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 14वां फ्लावर शो ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये साथियों गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया गया। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में 14वां फ्लावर शो साथियों आयोजित किया गया। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए इसिया व्हिटलॉक का 71 वर्ष की आयु में साथियों अभी निधन हुआ है। तो ये कौन थे? तो ये कौन थे आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। ये लेखक थे, नहीं पत्रकार, ये अभिनेता थे। इसिया व्हिटलॉक 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये एक अभिनेता थे, आपको ध्यान रखना है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। 69 साल बाद किस देश के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? 69 साल बाद हुआ है साथियों, है ना, मतलब 69 साल पहले, 69 साल बाद मैं कह सकता हूं साथियों रूस देश के जो बेजीमियानी ज्वालामुखी यहां पर विस्फोट हुआ। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बेजीमियानी ज्वालामुखी कहां पर है? तो ये रूस में है। उसके बाद देखिए कह रही कि जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है। कहां पर? एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट की तरफ आंसर देख रहा हूं, क्या आपका आंसर आ सकता है? चलिए तो देखते हैं साथियों। हाँ, आंसर आपका जो है वो आ रहा है। आपको ध्यान रखना है, जन विश्वास बिल 2026 को जो मंजूरी दी गई है वो दिल्ली के द्वारा दी गई है। सी जिनका आंसर, और मैं देख पा रहा हूं कुछ लोगों का यहां पर आंसर सी आ रहा है, बाकी ए बी करके आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहने के भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025, है ना, महिला एशिया नहीं होना चाहिए, महिला एशिया होना चाहिए, महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो आपको ध्यान रखना है, रजत पदक जीता है। यानी कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप में रजत पदक जीता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य साथियों कौन बन गया है? तो कौन बन गया है साथियों? असम राज्य जो है ना, ये 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये तो साथियों आप लोगों ने देखे हिंदी के 20 सवाल और साथियों जीके के 20 सवाल। अब आपको मैं वो सेक्शन कराने वाला हूं जो एसएससी जीडी के लिए सबसे खास होता है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है तो उसकी रीजनिंग स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों साथियों रीजनिंग स्ट्रांग होना चाहिए? क्योंकि भाई साहब हिंदी तो सब बच्चे कर देते हैं, मैक्सिमम लोग कर देते हैं, हिंदी आसान आती है। जीके की अगर बात करें, जीके के जरिए से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन जो होता है वो हिंदी प्लस रीजनिंग प्लस मैथ के जरिए से होता है, और इसमें सबसे अहम रोल ये दो सब्जेक्ट निभाते हैं, हिंदी और रीजनिंग। तो अब दूसरा टॉप लेवल का एक विषय शुरू कर रहा हूं साथियों, रीजनिंग का। ये क्वेश्चन देखिए, मैं कहूंगा हूबहू यही क्वेश्चन आपके सामने आपको एग्जाम हॉल में साथियों देखने को मिलेंगे। इसलिए समझदारी साथियों आपको इसी में करना है कि परीक्षा से पहले आप इन सवालों को तैयार कर लीजिए और आसानी के साथ अपने इस एग्जाम को क्रैक कर लीजिए, अपनी वर्दी ले लीजिए, अपनी जॉब पक्की कर लीजिए। चलिए तो साथियों आप मुझसे पहले इन सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए,
कहा जा रहा है कि मड को वाटर कहा जाता है, वाटर को हीट कहा जाता है, हीट को गैस कहा जाता है, गैस को एयर कहा जाता है, एयर को फायर कहा जाएगा। तो कह रहे कि मछलियां कहां तैरती, मुझे इतना पता है मछलियां जो तैरती हैं वो वाटर में तैरती हैं। और वाटर को यहां पर क्या कहा गया है, वाटर को यहां पर हीट कहा गया है। तो मैं कहूंगा हीट आपका जवाब हो जाएगा। हीट कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन का एक सवाल सातों आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपका करंट अफेयर तो 6 क्लास मतलब 6 बजे वाला है, क्लास लेते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया अनुज। एक क्लास होती है सातों डेली करंट अफेयर वाली, उसमें आपके लिए पता क्या क्या, उसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं और जो जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो भी कराए जाते हैं। यानी कि इन दोनों का निचोड़ होता है साथियों रोज सुबह 6 बजे। कितने बजे साथियों, रोज सुबह 6 बजे। तो अगर वो क्लास आप देख सकते हैं 6 बजे देख लिया करिए, वरना 7 बजे 8 बजे जब आप फ्री होते हैं उस क्लास को जरूर देख लिया करिए। ठीक है ना। चलिए तो अब साथियों डायरेक्शन वाले सवाल को देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ 2 से 3 चीजें बता देता हूं, है ना। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपको नहीं पता उत्तर दक्षिण पूरब किधर है, और जरूरी भी नहीं होना चाहिए कि किधर होना चाहिए। यानी कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपके ऊपर को हमेशा उत्तर होगा, यहां पर हमेशा दक्षिण होगा, और इधर को पूर्व होगा, और इधर को सातु पश्चिम होगा। अगर आपसे कहा जाए कि दाएं हाथ पर मुड़िए तो आपको अपने सीधे हाथ पर मुड़ना है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको बाएं पर मुड़ना है तो आपको अपने उल्टे हाथ पर मुड़ना है। डायरेक्शन में ये 2 चीजें मेनली होती हैं, है ना। तीसरी चीज होती है उत्तर पूर्व में मुड़िए तो इधर चलना है, दक्षिण पूर्व में चलिए तो इस तरफ चलना है। इसकी थोड़ी सी कम जरूरत होती है। खैर, इस सवाल की अगर हम बात करें तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा देखिए, कहा जा रहा है कि वरुण पूरब की ओर 20 किलोमीटर जाता है। तो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाएंगे। मान लीजिए वरुण अभी यहां पर है, वरुण पूरब की ओर 20 किलोमीटर जाता है, तो 20 किलोमीटर साथियों पूरब की तरफ चला दिया। कह रहे दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब सीधे हाथ पर, सीधे हाथ पर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, इस तरफ जाता है 15 किलोमीटर जाता है। कह रहे कि फिर वो अपनी बाएं तरफ मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, तो बाएं तरफ मोड़ दिया और 20 किलोमीटर चला दिया। कह रहे कि फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है मतलब उल्टे हाथ की तरफ मुड़ता है और 30 चलता है। देखिए ये आपका 15 है, क्योंकि ये जब 15 है तो यहां से यहां तक भी 15 हो जाएगा, और 15 हम और चला देंगे तो टोटल कितना चल गया, टोटल साथियों 30 चल गया, वो यहां पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि और अंत में एक बार फिर से बाएं मुड़ता और 40 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ेगा, देखिए 20 तो यहां तक चल जाएगा, क्योंकि जब ये 20 है तो ये भी 20 होगी, और ये 20 है तो साथियों ये भी 20 हो जाएगी। तो टोटल जो होगी वो 40 किलोमीटर यहां तक हो जाएगी। अब वो यहां पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि बताइए वरुण प्रारंभ बिंदु से, प्रारंभ बिंदु उसका ये था, यानी कि यहां से कितनी दूर है। तो यहां से कितनी दूर है ये दूरी आपको पता करनी है। देखिए ये दूरी जो है ना, ये दूरी 15 है ना, और ये टोटल दूरी 30 है। तो जाहिर सी बात है ये दूरी भी 15 हो जाएगी। जब ये दूरी 15 होगी तो ये दूरी भी साथियों 15 हो जाएगी। तो एक तो मैं कह सकता हूं कि 15 किलोमीटर की दूरी पर है अपने प्रारंभिक बिंदु से। दूसरी बात पूछी गई है वो अपने किस दिशा में है ना। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और साथियों किस दिशा में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में, तो देखो अगर यहां से देखोगे तो वो ऊपर की तरफ दिख रहा है, और ऊपर की तरफ ये कौन सी दिशा कहलाई जाएगी, उत्तर दिशा कहलाई जाएगी। तो मैं कहूंगा एक ऐसे ऑप्शन का चयन करिए जहां पर 15 किलोमीटर और उत्तर दिशा लिखा हो। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में 15 किलोमीटर और उत्तर दिशा दिखाए। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। सर मुझे मैथ नहीं आती, अगर उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ दें तो, मैथ में कुछ क्वेश्चन छोड़ दें। सभी लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो 16 क्वेश्चन करके आते हैं, 17, कुछ 18, कुछ 19, और कुछ क्वेश्चन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग 20 के 20 भी करके आते हैं। अगर आप शुरू से देख रहे हैं वीडियो तो मेरा मानना है कि रीजनिंग के सेक्शन में भी आप 20 में से 20 करके आएंगे, और मैथ में भी सातों 20 में से 20 करके आएंगे, और हिंदी में भी 20 में से 20 करके आएंगे। लेकिन जीके की अगर बात करें तो जीके में सातों लगभग आपका अगर 14-15 तक स्कोर बैठ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है ना। लेकिन साथियों रोज जो मैं आपको क्लास देता हूं वो तो आप लोग देखिए, है ना। चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों उससे पिछले वाले से भी बहुत शानदार है, क्योंकि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 1 से 2 सवाल तक साथियों आपके एग्जाम में ब्लड रिलेशन वाले आते ही आते हैं। तो थोड़ा सा इस सवाल को भी आप लोग देखिए और अपने ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर को साथियों मजबूत करके जाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो अभी सवाल की अगर बात करते साथियों, कहा गया है कि रमा शिवम की पत्नी है, ठीक है, शीला शिवम की बहन है,
और अर्जुन की पत्नी है, अमित शीला का बेटा है, सोनाली अर्जुन की बेटी है। कोशिश करते हैं सातों इस सवाल को करने की। शिवम की पत्नी कौन है सातों? शिवम की पत्नी रमा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शिवम की पत्नी की अगर हम बात करते हैं रमा है। देखिए जो पति पत्नी होते हैं तो डबल लाइन हम लगा देते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये दोनों पति पत्नी। कहने के शिवम की बहन कौन है? शीला है। यानी कि शिवम की बहन की अगर बात करते हैं, और देखिए अगर सिंगल है तो वो क्या होगा? वो भाई होगा या बहन होगा। तो ये शीला जी जो है, शीला जी ये शिवम की बहन है। अच्छा, बहन के लिए यानी कि महिला के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि और अर्जुन की पत्नी है। यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो शीला है ना, ये शिवम की तो बहन है, शीला शिवम की तो बहन है, लेकिन शीला जो है ना ये अर्जुन की पत्नी भी है। तो अर्जुन की पत्नी है तो डबल लाइन लगा देंगे तो यहां पर हम लोग। उसके बाद कहने के अमित शीला का बेटा है। यानी कि जब शीला का बेटा अमित है तो मैं कहूंगा अर्जुन और शीला का बेटा कौन है सातु? अमित है। ठीक है, तो इन दोनों का बेटा अमित है। कहने के सोनाली अर्जुन की बेटी है। सोनाली जो है ना ये अर्जुन की बेटी है। यानी कि अर्जुन और शीला के दो बच्चे हैं, एक अमित जो कि लड़का है और एक सोनाली जो कि लड़की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। कहने के अमित सोनाली का क्या है? तो अमित जो है ना ये सोनाली का क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सोनाली का कौन है? अमित। मैं कहूंगा भाई है। भाई दोनों ये भाई बहन ही तो हैं, तो भाई है। भाई आपका कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या। ऐसा भी सातों एक सवाल आपसे पूछा जाता है, यानी कि एक ही पासे के फलकों पर एल जेड आई डी एन और ए अंकित है। नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, फलक एन के विपरीत कौन सा फलक होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट सातों आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। देखिए एल ए डी ए आई जेड, अब यहां पर मुझे जो सेम लग रहा है, अब यहां पर एन तो मुझे दिख ही नहीं रहा है जो मैं आपको बताऊं कि एन का विपरीत कौन होगा, लेकिन मुझे यहां पर एक चीज कॉमन मिल रही है, ए और ए। अगर कभी भी कॉमन मिल जाए दो पासों में एक लेटर तो वो एक के नीचे एक रख लेना। अब अगर हम मान लीजिए सातों हम इसकी बात करें, ऊपर वाला है तो ए के बाद क्या आया है? डी, और डी के बाद क्या है? एल। तो ए के बाद क्या है? डी, और डी के बाद क्या है? एल। अब इस वाले ए की बात करते हैं, ए के बाद क्या है? आई, और आई के बाद क्या आया है? जेड। तो आई और जेड लिख देंगे। कहने का मतलब यह है कि डी का अगर आपसे विपरीत पूछा जाता है तो डी का विपरीत आई है, एल का विपरीत जेड है, ए का विपरीत क्या होगा यह सवाल पैदा होता है। अब यहां पर देखिए एक पासे की अगर बात करें 6 फलक होते हैं तो 5 फलक तो हमें दिख रहे हैं, छठा फलक यही एन होगा, यानी कि ए का विपरीत हो जाएगा साथियों एन। तो कुल मिला के सॉरी, अब यहां पर एन का विपरीत पूछा गया तो एन का विपरीत हो जाएगा ए, और ए का विपरीत एन। तो एन का विपरीत क्या होगा साथियों? ए होगा। और ए कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये भी बहुत शानदार सवाल था साथियों आपके लिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कह रहे हैं कि एक घड़ी सुबह 8:45 से 10:12 तक चलती है, बताइए इतने समय के दौरान घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? आप देखेंगे आखिर 8:45 से लेकर 10:12 तक कितने मिनट होंगे। देखिए 9 बजे की अगर बात करें 8:45 से 9 बजे तक 15 मिनट हो जाएंगे, फिर 9 से 10 तक 60 मिनट हो जाएंगे। तो 15 मिनट और 60 मिनट यानी कि 75 मिनट, 75 मिनट और 12 मिनट कितने हो जाएंगे? 87 मिनट हो जाएंगे, यानी कि पूरे 87 मिनट यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात पता है कि जो घंटे की सुई होती है, क्या जो घंटे की सुई की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहां पर घंटे की सुई पूछी गई है कितने डिग्री चलेगी, यानी कि जब घंटे की सुई 87 मिनट का सफर तय करेगी तो वो कितने मिनट चलेगी। मुझे इतना पता है कि घंटे की सुई जो है ना ये 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। पूरी घड़ी की अगर बात करें ये 360 डिग्री होती है और 1 मिनट में आधा डिग्री चल रही है, तो वो साथियों 87 मिनट चलती है। तो मैं कहूंगा साथियों क्या वो कितने डिग्री चलेगी? तो वो इसकी आधी डिग्री चलेगी। इसका आधा, 87 का आधा कितना होता है? 2 चौक 8, 2 तियां और साथियों 5, यानी कि 43.5 डिग्री चलेगी 87 मिनट में। तो 43.5 डिग्री कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका ऑप्शन नंबर सी आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। ये क्लास कितनी हो गई है इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहां पर लिखा होगा, अभी देखकर आपको बता रहा हूं, वहां पर लिखा होगा एसएससी जीडी ऑल क्लासेस। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगी। लेकिन अभी आप इस क्लास को देखिए, इस क्लास को देखने के बाद साथियों उन क्लासेस को आप लोग देखिएगा।
चलिए उसके बाद देखिए साथियों, फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है साथियों, सिटिंग अरेंजमेंट का एसएससी जीडी में जो पूछा ही पूछा जाता है। 2 सवाल कभी 3 सवाल तक साथियों मैंने यहां पर देखे हैं, तो इस सवाल को भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, है ना। चलिए आपसे यहां पर साथियों कहा जा रहा है कि 5 लड़कियां बीना, एलिसा, हेमा, केतकी और जोया एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। यानी कि एक वृत्ताकार साथियों मेज यहां पर है, और यहां पर अगर बात करते हैं, यहां पर साथियों आपके सामने कितनी है, 5 लड़कियां हैं, यानी कि 1 2 3 4 और 1 5 लड़कियां बैठी हैं। कहा आपसे जा रहा है कि बीना जो है ना, ये केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। ठीक है, तो इसको साथियों कर दीजिए, बीना की अगर बात करें केतकी के बाईं ओर बैठी है, तो साथ देखिए सभी का मुंह केंद्र की तरफ है। मान लीजिए साथियों केतकी को अगर हम यहां पर बैठा लें, तो केतकी की बायां क्या हो जाएगा, केतकी का बायां यहां पर हो जाएगा, और बीना जो है ना वो यहां पर बैठी होंगी। उसके बाद कहने के हेमा जोया के ठीक दाएं और बगल में बैठी। अभी हम इसको नहीं कर सकते, इस लाइन को, दूसरी वाली को। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास शर्त यह है कि हमें वो लाइन सॉल्व करना है जिसमें या तो बीना का जिक्र हो या केतकी का जिक्र हो। यही लॉजिक है, यही सवाल करने का तरीका है। तो इस लाइन को अभी स्किप कर दीजिए, इसको देखिए, इसमें देखिए बीना का जिक्र आ गया है। बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठी, यानी कि बीना और एलिसा, बीना और एलिसा के बीच में केवल कौन बैठा है, केतकी बैठी है। तो ये तो हम हो चुका है। अब इस लाइन को सॉल्व करिए, कहने के हेमा जोया के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो ये बहुत आसान है साथियों। जोया के ठीक दाईं ओर, जोया यहां पर ही बैठेंगी साथियों, क्योंकि जोया का दाएं इधर होगा। अगर हम जोया को यहां पर बैठा देंगे फिर तो जोया का दायां इधर होगा। तो जोया के दाएं कौन बैठी है साथियों, हेमा बैठी हैं। तो ये 5 लड़कियां आपने बैठा दी। कहने के एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है, तो एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है, जोया बैठी है। तो जोया कौन से ऑप्शन में हो, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब यहां पर साथियों क्या हो सकता है। चलिए देखिए और बताइए साथियों आपका जवाब यहां पर क्या हो। कोई दिक्कत साथियों, कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो मुझे आप लोग यहां पर बता देंगे। चलिए ये भी सवाल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जरा इस सवाल को भी देखिए और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। कह रहे कि 29 लड़कों की एक पंक्ति में विशाल का स्थान बाईं ओर से 70वां है तथा पुनीत का स्थान दाएं तरफ से 70वां है। तो बताओ पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने लड़के हैं। देखिए अगर इसको हम बिल्कुल बेसिक से करें, बेसिक से मैं आपको साथियों सबसे पहले बता रहा हूं, लोग टोटल कितने हैं, टोटल 29 लड़के हैं। विशाल के स्थान की अगर हम बात करते हैं साथियों, विशाल की अगर हम बात करें तो विशाल जो है ना साथियों ये क्या है, बाईं ओर से 70वां है। तो बाईं ओर से 70वां हो गया विशाल। और पुनीत का स्थान जो है ना वो दाएं तरफ से साथियों क्या होगा, दाएं तरफ से 70वां है। ठीक है, पुनीत की अगर बात करते हैं साथियों, पुनीत का स्थान दाएं तरफ से 70वां है। ठीक है, अब कहा जा रहा है तो बताओ पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने लड़के होंगे। अगर सपोज दैट मैं मानूं 3 लड़के होंगे, देखिए 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 हो गया। तो यहां से आप देखिए यहां तक, यानी कि जो इसकी पोजीशन है ये वाली, इसके इधर को कितने लड़के होंगे। तो आप फिर जोड़ लीजिएगा इधर के लड़के और टोटल इधर के लड़के। अगर 29 आ रहा है तो मैं कहूंगा 3 लड़के ही यहां पर बैठेंगे। लेकिन अगर नहीं होगा आंसर तो फिर हम 2 लड़के बैठाल कर देंगे। अभी हम ऑप्शन की मदद से कर रहे हैं, 3 लड़के मान लीजिए बैठे हैं यहां पर। तो देखिए ये 17 वाला हटा, 16 वाला हटा, है ना, 16 वाला हटा, 15 वाला हटा और 14 वाला हटा। यानी कि इधर साथियों आपके जो बैठ जाएंगे, और साथियों यहां पर 13 वाला भी हटेगा, इधर 12 वाला आ जाएगा। यानी कि 12 प्लस 17 कितने होते हैं, 12 प्लस 17 आपके साथियों 29 होते हैं। बिल्कुल साथियों सही कहा था, 29 लड़के ही बैठे हुए हैं। तो मैं कहूंगा यहां पर एक्चुअल में 3 लड़के ही बैठेंगे। अच्छा, एक तो ये बिल्कुल बेसिक से हो गए, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूले से भी बता दे रहा हूं कि अगर कभी भी ऐसा सवाल है कि भाई साहब टोटल लड़के इतने हैं, उस पंक्ति में विशाल का स्थान या किसी का भी स्थान बाईं ओर से 70वां है, पुनीत का स्थान दाएं तरफ से 70वां है, तो बताओ पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने लड़के हैं। इस सवाल को कैसे करेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले साथियों अगर बात करते हैं 17 है ना, तो 17 प्लस 17 को आप लोग जोड़ लेंगे, है ना। अब टोटल लोग कितने हैं, टोटल 29 लोग हैं, तो 29 इसमें से सातों आप लोग घटा लेंगे। उसके बाद 2 लोग थे यहां पर, 2 लोग की सेम पोजीशन 17 यानी कि 2 अब इसमें से आपको और घटाना है। तो 17 तो 34 हो जाएगा। 29 अगर आप सातों इसमें से घटाएंगे तो कितना आपके पास बचेगा, मैं कहूंगा साथियों 5 बचेगा। अब 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए 3 ही आपका जवाब आया। तो दोनों तरीका मैंने आपको साथियों बता दिया है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपना लीजिएगा।
उसके बाद देखिए साथों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि FVZ सबसे पहले है, उसके बाद GXA है, उसके बाद HZB है, उसके बाद IB है। तो अब आपको बताना है कि कौन से 3 लेटर यहां पर साथों आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए और मुझे बताइए जवाब क्या होगा। देखिए जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा F से G हुआ है, यानी कि F से G में एक बड़ा है, G से H हुआ है, यहां पर भी एक बड़ा है, और H से I हुआ एक बड़ा है। तो I में जब एक बड़ा होगा तो मेरे हिसाब से J आ जाएगा। J जो है ना वो सिर्फ ऑप्शन नंबर B वाले में है। उसके बाद देखिए Z से A हुआ है, यानी कि एक बड़ा है, A से B हुआ है, B से C हुआ है, C से D हो जाएगा, D आ जाएगा। और V से X हुआ है, यानी कि साथों यहां पर अगर बात करें V 22 पर होता है, X 24 पर होता है, 2 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 2 बड़ा और फिर 2 बढ़ाएंगे साथों यहां पर D आ जाएगा। तो JDD कहां पर लिखा हुआ है? देखिए ऑप्शन नंबर B में ही लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर B के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आपको अच्छे से दिख रहा है साथों, या इसको बड़ा कर दूं मैं थोड़ा सा? लीजिए मैं इसको बड़ा कर देता हूं। चलिए और इसको बड़ा कर देता हूं, 1 मिनट रुकिए। ये क्या हो गया भाई? लीजिए अब आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। सवाल में आखिर आपसे पूछा जा रहा है कि आरेख जो है ना ये क्लास के बच्चों की पसंद को दर्शाता है। ऐसे आपसे अब सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को पसंद करते हैं। तो मैं कहूंगा साथियों बृहस्पति वाला जो हो जाएगा ये सर्किल हो जाएगा, है ना, सॉरी बृहस्पति वाला छोटा वाला होगा ना, बृहस्पति वाला ये सर्किल आपका हो जाएगा, और मंगल वाला जो है ना साथों ये सर्किल हो जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से नंबर? देखिए बुध की जिक्र नहीं आना चाहिए, यानी कि आंसर आपका इसमें से नहीं होना चाहिए, है ना। आंसर आपका जो होना चाहिए वो साथों इसमें से आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब बताइए, सॉरी अच्छा यहां पर ये बात कही गई या नहीं कही गई है कि वो बुध को पसंद नहीं करते, यानी कि मंगल और बृहस्पति को पसंद करते कितने लोग, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा देखिए 14 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि 14 बृहस्पति के अंतर्गत नहीं आ रहा है, और 12 भी नहीं होगा। मैं कहूंगा 13 और 16 हो जाएगा, क्योंकि 13 16 सातों कितने होते हैं? 9 2 29 हो जाएगा। मैं कहूंगा 29 बच्चे ऐसे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को पसंद करते हैं। अच्छा अगर यहां पर यह लिखा होता कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो मंगल को बृहस्पति को पसंद करते हैं लेकिन बुध को पसंद नहीं करते हैं, तो फिर इसका जिक्र नहीं आता। लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, तो इसलिए हमने 13 को यहां पर जोड़ लिया है। खैर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कथन और कार्यवाही के सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये भी 1 से 2 सवाल आते ही आते हैं। आपका दिमाग की टेस्टिंग करी जाती है कि अगर मान लीजिए कोई कथन आपको दिया जाए तो आप क्या कार्यवाही उस पर करेंगे। एक रिपोर्ट है IMD की, इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है, यानी कि कुछ समय में तमिलनाडु में एक भारी बारिश होने वाली है। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव है, ये एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपको 2 कार्यवाहियों में से कोई एक सही बताना है, तो वो कौन सी कार्यवाही आप सही बताएंगे? समय पर चेतावनी देने के लिए IMD की प्रशंसा की जानी चाहिए। अरे भाई साहब IMD की प्रशंसा करना जरूरी है क्या? कोई बहुत अच्छी खबर दी है क्या उसने, है ना, जो हजारों सैकड़ों लोगों की एक तरीके से बात करें, बहुत अच्छी खबर थोड़ी ना दी है ना। वो उसने तो सतर्क किया, और उसका आखिर का काम भी यही है। तो अगर किसी का काम ये है तो वो काम कर रहा है, तो उसमें कौन सी उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए? तो ये एक मजबूत कार्यवाही और एक पॉजिटिव कार्यवाही नहीं होगी, तो ये गलत मैं मान लूंगा। उसके बाद देखिए सरकार को मीडिया के द्वारा यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में ना जाए। बिल्कुल साथियों, अगर मीडिया के द्वारा साथियों जानकारी सरकार नहीं देगी तो बहुत सारे लोग मछलियां पकड़ने जाएंगे, और फिर वहां पर साथियों भारी बारिश होगी, जिससे जान का खतरा बनेगा। तो ये तो साथियों सही हो जाएगा, लेकिन ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरी कार्यवाही आपकी बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों इस सवाल को और बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। आपसे साथियों कहा जा रहा है कि एक निश्चित राशि पर 15% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9,000 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि ब्याज की दर 30% कर दी जाए तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों, आपको सूत्र भी पता होगा क्या, कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है साथियों? मूलधन, है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और अपॉन में साथियों क्या आ जाता है? अपॉन में यहां पर आपका आ जाता है साथियों 100। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें तो अब क्या क्या चीजें, देखिए
आपको यहां पर साधारण ब्याज दे रखा है तो साधारण ब्याज के नीचे साधारण ब्याज लिख दीजिए, यानी कि साधारण ब्याज साथियों कितना है आपका 9,000 साधारण ब्याज है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या मूलधन दे रखा है? आपको मूलधन नहीं दे रखा है, आपको मूलधन यहां से ज्ञात करना है ना। चलिए अच्छा, दर कितनी है? दर आपको 15% की दे रखी है, ठीक है। समय आपको 3 वर्ष का दे रखा है तो 3 वर्ष बटे क्या आ जाएगा? बटे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब साथियों अगर बात करते हैं, देखिए इसको कट कर लीजिए, 5 तियां 15 और यहां पर 20 आ जाएगा। अब 20 की गुणा, क्योंकि बराबर लगा हुआ 20 की गुणा 9,000 से हो जाएगी, तो 9 दूना 18, ये 18 और 000 आ जाएगा। 9 दूना 18, अच्छा 40, यानी कि 1,80,000 आ जाएगा। और ये 3 गुणा 3 जो होगा साथियों वो इसके नीचे आपका आ जाएगा और यहां से निकलेगा आपका मूलधन। इस मूलधन को निकालने के बाद आपको क्या करना है पता? फिर कहानी यहां से शुरू होगी। फिर मूलधन जो भी हो आपके पास निकालने के बाद, फिर उसके बाद 30% दर होगी, समय होगा 2 वर्ष, इसका फिर आपको साधारण ब्याज निकालना होगा इसी सूत्र की मदद से। तो पहले इसको कट करिए साथियों, 3 छंग 18, 0 0 0 0, इससे कट करेंगे 3 दूना 6, 0 0 0 0, यानी कि 20,000 आ गया है। तो मैं कहूंगा साथियों मूलधन आपका कितना आया है? मूलधन आपका 20,000 आया है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला काम आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए मूलधन की अगर बात करें, मूलधन आपके पास कितना है साथियों? 20,000 यहां पर है। अब आपको ब्याज की दर बताई गई है, 30% आपके पास ब्याज की दर है। आपको समय बताया गया है 2 वर्ष का। तो अब साथियों आपको साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का वही सूत्र होता है PRT/100, वही यही वाला। इसको P कहते हैं, इसको R कहते हैं, इसको T कहते हैं। तो निकाल लीजिए बहुत आराम से। मूलधन कितना है साथियों? 20,000 है। आर की अगर बात करें, दर कितनी है साथियों? 30% की है। समय कितना है? 2 वर्ष का है, बटे साथियों 100 आ जाएगा। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 60 आ जाएगा, यानी कि 60 गुणा 200 आपको बताना है। तो 6 दूना 12 आपका हो जाएगा, 0 आपके 3 आ जाएंगे, यानी कि अब जो आपका मूलधन निकलेगा वो 12,000 निकलेगा। सॉरी, 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज निकलेगा वो 12,000 निकलेगा। तो साधारण ब्याज 12,000 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्या मुझसे पहले किसी ने आंसर दिया या नहीं दिया? भाई स्लॉट बुकिंग कब शुरू होगी? बहुत जल्द आपका शुरू हो जाएगा, स्लॉट वगैरह भी सब कुछ आपका आ जाएगा। यानी कि अब आप परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार रहें। आप बिल्कुल साथियों रिस्क मत लीजिए कि जब आपका वो आएगा ना तो आप स्टार्ट करेंगे, ऐसा साथियों आप मत करिए। आप सिर्फ और सिर्फ ये मानिए कि एग्जाम आपका कल है परसों है, क्योंकि जब आप ऐसा मानते हो कि एग्जाम कल है परसों है तो आप बहुत आराम से अच्छे तरीके से साथियों पढ़ते हो। ये मत मानिए कि 1 महीना 2 महीना डिले हो जाएगी, इतना थोड़ी ना होगा। होगा तो 1 2 3 दिन हो जाएगा, है ना। चलिए आपका काम तो पढ़ना है तो आप साथियों पढ़ाई करिए, क्यों फालतू की टेंशन आप ले रहे हैं। चलिए खैर साथियों अगले नंबर का सवाल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा आपसे जा रहा है कि रवि और मनोज के बीच हुए एक एकल चुनाव को मान्य वैध मतों के 61% मत मिलते हैं। यानी कि देखिए 2 लोग हैं, ये आपस में चुनाव लड़ते हैं, एक रवि है और एक मनोज है, ये दोनों आपस में चुनाव लड़ते हैं, है ना। कहा गया है कि इसमें एकल चुनाव में जो रवि को कितने प्रतिशत मत मिलते हैं? 61% इसको साथियों मत मिलते हैं, यानी कि रवि जीतता है। तो जब रवि को देखिए टोटल मत जो होते हैं वो 100% होते हैं और इस 100% में से रवि को 61% मत मिल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है मनोज को कितने प्रतिशत मत मिले होंगे? 39% मत मिले होंगे, ठीक है। यानी कि यदि कुल मत 25,000 हैं, कुल मत कितने साथियों? 25,000 हैं, तो कुल मतों के 20% को अवैध अमान्य घोषित कर दिया गया। अच्छा, यानी कि 25,000 वोट तो डले थे लेकिन 20% जाली वोट थे या कुछ भी कह लो। तो सबसे पहले तो इसका 20% 25,000 में से घटाइए, या अगर बात करते इसका 80% आप निकाल लेंगे तो 20% खुद कट हो जाएगा। तो 20 चौक और 20 पंजे हो गया, ठीक है ना। अब यह एक काम करिए, ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 1 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 25 अट्ठे होते हैं साथियों 200 और 00 और आ जाएगा। यानी कि अब देखिए 25,000 वोट थे, 20% अवैध वोट घोषित हो गए, तो अब जो वोट आए हैं वो 20,000 आए हैं। तो कुल मिला के कह रहे हैं जो दूसरा उम्मीदवार है मनोज को कितने मत मिले? भाई साहब देखिए अब वोट आए हैं 20,000 और मनोज को वोट मिले हैं 39%, तो 20,000 का 39% साथियों आप लोग निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 39 की गुणा साथियों जब आप 2 से करोगे तो 78 आ जाएगा और 2 0 आ जाएंगे। तो मनोज को जो वोट मिले हैं वो साथियों 7800 मिले हैं। 7800 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, कि आपकी समझ में आया है या एक बार और इसको साथियों रिपीट करूं मैं? बताइए। देखिए
फिर से बता देता हूं, रवि और मनोज ये दोनों आपस में एक चुनाव करते हैं। रवि को यहां पर और कहा गया है 61% रवि को वोट मिलते हैं, तो भाई 100% टोटल मत होते हैं, 61% मिले हैं तो इसको 39% मिले होंगे, है ना, यानी कि रवि जीता है। कहने के टोटल मत जो है वो 25% मत पड़े थे, लेकिन 20% अवैध घोषित हो गए। तो 25% का अगर 20% निकाल कर 5,000 आएगा, 5,000 इसमें से माइनस करोगे तो वही देखिए 20,000 आ जाएगा, या डायरेक्ट इसका 80% निकाल लीजिए। तो अब ये जो वोट आए हैं, इस वोट में से 20,000 वोट में से 61% मिले हैं रवि को और मनोज को मिले हैं 39%। तो 20,000 का 39% निकाल लीजिए तो 7800 आया है, ये मनोज को मिले होंगे। सवाल ये भी पूछा जा सकता था कि रवि को वोट कितने मिले हैं, तो फिर आपको साथियों 20,000 का 61% निकालना होता, ये भी आप बहुत आराम से निकाल लेते। खैर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब साथियों यहां पर क्या हो सकता है, फटाफट बताइए। देखिए, आपसे कहा गया है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर, ये क्या है साथियों, मिसिंग है कुछ यहां पर, ये 12 सेंटीमीटर होगा, है ना, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर यहां पर बताई गई है। आयत की अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें तो आयत मान लेते हैं साथियों, ये आपकी आयत हो गई, है ना, और इसकी लंबाई जो है ना वो 16 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। कहने कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो कभी भी साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो लंबाई, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, आपको आयत का क्षेत्रफल बहुत आराम से पता चल जाएगा। तो लंबाई है भाई साहब 16 और चौड़ाई है 12, यानी कि इन दोनों की अगर गुणा कराते हैं तो कितना आता है, 16 दूना 32, 16 एकम 16, 2 9 1, यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल निकलता है वो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया साथियों ये सवाल, है ना। चलिए, नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए इस सवाल को और बता दीजिए आपके इस सवाल का जवाब सातु क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा यह जा रहा है कि एक कॉलोनी में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुषों हैं और इनकी संख्या का अनुपात 6:4:3 है। यानी कि अगर बच्चे 6 हैं तो महिलाएं 4 हैं और पुरुष 3 है, तथा कॉलोनी में न्यूनतम सदस्य 200 हैं, यानी कि कम से कम जो सदस्य हो सकते हैं वो 200 हैं। तो कहने के कॉलोनी में बच्चों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ये आपको यहां पर बताना है। देखिए, अगर 6:4, देखिए अगर बात करते हैं बच्चे 6x हैं और महिलाएं 4x हैं और पुरुष 3x हैं और इन सब को योग करते हैं तो 200 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 6 4 10 और 13, यानी कि 13x की वैल्यू जो आना चाहिए वो 200 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों आपस में कटना चाहिए, यानी कि 200 जो होना चाहिए वो 13 का गुणज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो आप एक काम ये करिए कि 13 की गुणा हम किससे कराएं कि लगभग लगभग 200 के आसपास नंबर आ जाए, है ना। तो 13 की गुणा अगर 10 से कराते तो 130 आता है, 13 की गुणा अगर 15 से कराते हैं तो 130 प्लस 65 आता है, देखिए जरा कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा, देखिए 200 के करीब हो गया। तो 13 की गुणा हम 15 से नहीं बल्कि 16 से कराएंगे। तो देखिए जरा 13 की गुणा अगर हम 16 से कराते हैं तो कितना आता है, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 कम 13, 8 आ गया, 10 आ गया, यानी कि 208 आ गया। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं सातु, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हम ये मान ले, क्योंकि यहां पर कहा गया था कि न्यूनतम 200 है, ज्यादा 210 भी हो सकती है, 208 भी हो सकती है ना। तो 208 हो गई मान लीजिए यहां पर। तो अब हम जो x का मान मानेंगे वो x का मान हम 16 ही मानेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपसे पूछा जा रहा था कि बच्चों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, बच्चों की न्यूनतम संख्या 6x है, यानी कि आपको 6x की वैल्यू निकालना है। तो 6 गुणा 16 कितना होता है सातु, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, यानी कि जो बच्चों की संख्या होगी वो 96 होगी। अब यहां पर आपसे महिलाओं की संख्या भी पूछी जा सकती है, तो आप क्या बताएंगे साथियों, आप 4x का मान निकालेंगे, x की वैल्यू 16 है। अगर आपसे पुरुषों की संख्या पूछी जाएगी तो आप 3x की वैल्यू निकालेंगे, x की संख्या 16 है। तो समझ गए साथियों। चलिए, नेक्स्ट नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको देखिए और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है।
एडमिट कार्ड कब आएगा सर, और स्लॉट बुकिंग कब से स्टार्ट होगी? और थोड़ा 1-2 दिन रुक जाइए, है ना, 1-2-3 दिन में जो है आपका सब कुछ स्लॉट बुकिंग वगैरह आ जाएगी। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि 4 संख्याएं हैं 2:5:3:8 के अनुपात में। यदि इन 4 संख्याओं का योग 432 है तो पहली संख्या और चौथी संख्या का योगफल कितना होगा, ये आप लोग यहां पर बता दीजिए। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें 2x प्लस 5x प्लस 3x प्लस आपका 8x, 3x और 7 प्लस 8x, इनकी जो वैल्यू है वो 432 बताई गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए अब इनको प्लस करिए, 8 3 11 है ना, 11 और 16 16 17 18, यानी कि 18x की जो वैल्यू है वो 432 है। तो जरा x की वैल्यू सातों निकालिए, 432/18 सातों करिए, देखिए क्या आता है। तो अगर सातों इसको हम लोग 9 से कट करें, कट हो पाएगा क्या? 9 दूना 18, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 24 आएगा, यानी कि x बराबर तो सातों 24 आया है। तो पहली संख्या है भाई साहब, जब पहली संख्या 2x है तो और x बराबर 24 आया है ना, तो 2x बराबर कितना होगा, 48 हो जाएगा, प्लस 8x, x बराबर 24 है तो 24 गुणा 8 करके देख लीजिए सातों, 4 अट्ठे आपका 32 हो गया, है ना, और 8 दूना 16 19 हो जाएगा, और आपका 192 जुड़ जाए, यानी कि ये है पहली संख्या, ये है चौथी संख्या, दोनों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है। तो योगफल दोनों का कितना बैठेगा, है ना, ये आपका जो बैठेगा वो मेरे हिसाब से 240 बैठेगा। और 240 कहां पर लिखा हुआ है, 240 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आ चुका है, और ये अंतिम सवाल है सातों आपकी स्क्रीन पर। देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य कितने हैं, 7:8 हैं। यानी कि अगर किसी वस्तु को आपने 7 रुपए में बेचा है और 5 रुपए में खरीदा है ना, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है साथियों, खरीदा गया, और विक्रय मूल्य बेचा हुआ। तो आपको बताना है कि इसमें फायदा हुआ है, हानि हुई है। तो भाई साहब अगर आपने 5 में उसको खरीदा है और 7 में बेचा है तो 2 की आपको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो 2 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेगा और नीचे क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य कितना है, 5 है, तो 5 नीचे आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से कट करेंगे 20 आ जाएगा, 20 दूना 40 होता है, तो मैं कहूंगा 40% का साथियों लाभ होगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए